नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताए में। यूं तो सफ़र चांद और सितारों का तय किया जा रहा है। हमारा भारत तरक्की की राह में आसमान की बुलंदियां छू रहा है, लेकिन इस चकाचौंध में ना जाने क्यों कोई करा रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई बिलख रहा है। किसी की आहों पुकार फजाओं में गूंज रही है। जी हाँ, आपको जानकर बेहद अफसोस होगा कि जिस मुल्क में सरस्वती माँ की पूजा हो, वहाँ हर एक घंटे की में एक औरत की मौत होती है। अगर आज हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ चर्चा करने के लिए एक से एक मुद्दे हैं। आजकल तो देशद्रोह और आतंकवाद की बहस चरम सीमा पर है। चाहे हम बात करें जेएनयू की या फिर कश्मीर की, हर जगह जोश है, जज्बा है और होना भी चाहिए। लेकिन वो लाचार बेबस महिला क्या करे जो हर पल हर लम्हा मौत से जंग लड़ती है और ना जाने कितने समय से मौत उसका पीछा कर रही है। इन सब के बीच एक सवाल हमारे जहन में गूंजता है कि आखिर आम आदमी मतलब हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज हम बात करेंगे रानी की, जो मौत के मुंह से बचकर आई है। दहेज की मार ने न जाने कितनी महिलाओं को मौत के घाट उतारा है, लेकिन रानी का बचना खुदा का करिश्मा नहीं तो और क्या था। उसके पति और साथियों ने हथियार से 45 वार किए, लेकिन हम सब के सामने रानी सही सलामत है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हर दिन और हर पल एक औरत की मौत होती है। हर वक्त एक औरत अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन उसे खैरात में मिलती है तो सिर्फ मौत। जी हाँ, दहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर एक घंटे में एक औरत दहेज की वजह से मरती है। NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2012 तक 91,202 मामले दहेज हत्या के दर्ज किए गए हैं, जबकि जांच के बाद 5,081 मामले सही नहीं थे। यूपी दहेज हत्या के सिलसिले में सबसे आगे है, जहां 23,824 दहेज हत्याएं हुई, जबकि दूसरा नंबर बिहार का आता है, जहां 19,702 मौतें हुई। हाल ही में NCRB के 3 साल की रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया है कि 2012 से 2015 तक 24,771 दहेज हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें अभी भी यूपी सबसे आगे है। यूपी ही के एक शहर बरेली में रानी नाम की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। वो अपने ससुराल वाले से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो जीना चाहती थी, लेकिन दहेज लोभियों के दिल पत्थर के थे। उन्होंने रानी की एक ना सुनी और रानी को मौत के घाट उतार ही दिया था। लेकिन जिसे खुदा बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। गद्दारों के साथ बैठे हुए थे, पूरी फैमिली के साथ जाते हुए उन्होंने वार किया गड़से से।
पहले उन्होंने मेरी बैसाखी छीन के फेंका, उनके भाई ने, और उसके भतीजे ने मेरे हाथ पकड़े, और उसके बहनोई जो थे उसने मेरे बाल पकड़े। सबने मेरे हाथ पांव पकड़वा के कटवा रहे थे ओमिंदर सिंह से, और गेट बंद कर दिया था उन्होंने। जब वो काट कूट के चले गए, सोचे कि अभी हम मर गई, तो काट कूट के चले गए, तो मैं पेट के भरे खिंचर के मैं चौकट पे आई। चौकट पे मतलब गेट खोला मैंने, ऐसी सर मेरा फटा हुआ था, मैं गेट खोली सर से। फिर मैं गांव वालों से कह रही थी मुझे ले चलो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा था, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। मेरे ऐसे खून बह रहे थे, मेरे पूरे हाथ पांव सब कटे पड़े थे। रानी हर दिन जुल्म का शिकार होती। उसे अपने ही पति ओमेंद्र सिंह का घर नर्क लगने लगा था। वो कोशिश करती कि हालात सुधर जाएं, लेकिन कहा जाता है ना, मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की। तमाम कोशिशों के बावजूद ओमेंद्र सिंह सुधरने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार तंग आकर रानी अपने भाई के पास दिल्ली चली गई। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया था। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। कोई कहां तक मुसीबतों को गले लगाए। एक दिन वो भी आया जब रानी परेशान होकर अपने पति से छुटकारा पाने की भीख मांगने लगी। दिल्ली आने के बाद मैं रहती रही। रहने के बाद मैं सोचती थी वो सुधर जाए। मैंने उसको बहुत मौके दिए थे सुधरने के, पर वो नहीं सुधरा। जिस रानी को महारानी बनकर अपने घर पर राज करना था, आज वो बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और अपने भाई के सहारे। उसके पास एक मासूम बच्चा भी है जिसे वो मुजरिमों से बचाकर पाल रही है। उसके भविष्य का क्या होगा? उसके बाप की गलती बेचारे बेटे को भुगतनी होगी। अब सवाल ये है कि कानून इस मामले में क्या कर रहा है। और बाकी जितने मुजरिम है वो सब मेरे बच्चों को मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। कोई मदद नहीं की। पुलिस ने मेरे बयान भी नहीं लेने आई डिस्ट्रिक्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट में बेहोश पड़ी थी, मेरे बयान भी नहीं लेने आए पुलिस जब मैं होश में आई तो। पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारे पास अभी एप्लीकेशन है वो आपको दिखाया था हमने, वो ही है हमारे पास बस। अब ऐसे में रानी क्या करे, कहां जाए? यही वजह है कि चैनल वन न्यूज इस मसले पर गौर करने पर मजबूर हुआ और न सिर्फ इस मुद्दे पर आवाज उठाने की पहल की, बल्कि कोई सताए हमें बताए के माध्यम से रानी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश भी करेगा। कोई सताए हमें बताए स्पेशल डेस्क चैनल वन न्यूज। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग देशों में जाकर के कहते हैं कि मेड इन इंडिया किया जाए, अपने प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में बनाओ। हमारा वो मुल्क है जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, हिंदू भाई हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि देवियों का मुल्क है ये। हर घंटे एक औरत की मौत दहेज की वजह से, और हर घंटे 2 औरतों की रेप, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। तो क्या मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे अगर ये फिगर इंटरनेशनली लोग इसको देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ये पॉसिबल है? तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं कहीं बात हो रहा है और क्या लैकुना है, इसकी बात हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में हमारे जो गेस्ट हैं, जायसवाल जी हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अभिषेक जी हैं, सनी जी हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी घूम चुकी हैं, देख चुकी है, एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, और हमारे साथ संतोष यादव जी हैं जो कि यंग हैं और काफ़ी बेबाक बोलते हैं और ये इस बात की नहीं परवाह करते हैं कि किस राज्य में हैं और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो कहते हैं इशू इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा
संतोष यादव जी से कि आपको क्या लगता है कि यूपी में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा क्यों हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आंकड़ों के आधार के साथ साथ हम लोगों को ज़मीन पे उतरना होगा। जब तक ज़मीन पे नहीं उतरेंगे तब तक सच्चाई को नहीं जानेंगे। बात रानी हो, सीता हो या गीता हो, उसकी नहीं है। बात उस मासूम की है जो महज मैं समझता हूँ कि 4 या 5 साल का है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? दर्द वहाँ से शुरू होता है और उसके दर्द को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव को जागना पड़ेगा, और नहीं जागेंगे तो जनता उनको छुट्टी कर देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गीता के दर्द को हम आप नहीं, इस न्यूज चैनल 1 ने जो दिखाया है इसको पूरा देश देख रहा है, और इसका जवाब चाहे वो दिल्ली में रहे गीता रानी या सीता जो भी है, या अहमदाबाद में रहे या बिहार में रहे, हम मानव होने के नाते हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसके लिए कुछ करें क्यों ना। और ख़ासतौर से मैं अपने आप से ये कहना चाहूँगा चैनल 1 के माध्यम से कि मैं तो निश्चित कुछ न कुछ करूँगा, चाहे मुख्य सचिव आलोक रंजन से मिलना हो, चाहे कमल सक्सेना गृह सचिव से मिलना हो, या उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारियों से मिलना पड़े, मैं इसके हक की लड़ाई के लिए एक मजबूत आवाज़ जरूर उठाऊंगा। अभिषेक जी, आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, आप एक क्रिमिनल लॉयर भी हैं, आपको क्या लगता है कि सब कुछ सारा सिस्टम होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और हम इस पर डिस्कशन करना भी मुनासिब नहीं समझते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस स्टेट की गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी जे भारतीय दंड संहिता की धाराएं जो है उसके अंतर्गत काम करे। सबसे बड़ी मैकेनिज्म ये होती है जो उस स्टेट की पुलिस सबसे पहला जो भी कोई ऑफेंस होता है उसको लेके लोग उस चौकी में, उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि देखो जी मेरे साथ ये घटना घटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग उनका ये रोल होना चाहिए जो उनकी कंप्लेंट लें और FIR रजिस्टर करें। लेकिन काफ़ी तर यूपी और बिहार में ये दर्जा काफ़ी देखा गया है जो पहले कंप्लेंट लेते ही नहीं, FIR रजिस्टर्ड करते ही नहीं, उसके बाद वो जो एक्यूज पर्सन है उसको पहले टाइप करने की कोशिश करते हैं जी इसके साथ क्या करें। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले रानी के साथ जो घटना घटी है उसमें सबसे पहले पुलिस को तो FIR रजिस्टर्ड करके उन एक्यूज को पकड़ना जरूरी होता है, जिसे पकड़ के जेल भेजे, उसके बाद उस पर इंट्रोगेशन करें जी ये क्या है। दहेज उत्पीड़न एक बहुत बड़ी समस्या बनती हुई जा रही है इंडिया में, जो हर एक महिला के साथ ये घटना लाजमी है जो थोड़े बहुत चल रही है इस देश में। और मैं ये कह रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से जो 50-60% ऐसी इतनी महिलाएं हैं जो दहेज उत्पीड़न में चल रही है। दहेज उत्पीड़न के समस्या के समाधान के लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुई है, और ख़ास करके स्टेट यूपी में देखी जाए तो इसका तो कई ऐसे जो है जानते भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होती क्या है, उसके तहत महिलाओं को क्या क्या चीज़ मिल सकती है लोग के हिसाब से वो भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो यूपी गवर्नमेंट को रूरल एरिया में जाकर अब महिलाओं को क्या क्या अधिकार है ये बात उन्हें बतानी पड़ेगी, उन्हें समझानी पड़ेगी, और तब जाके ऐसे क्राइम जो है ना रोके जा सकते हैं। जायसवाल जी, आपको क्या लगता है कि यूपी का मसला है या पूरे देश का मसला है? ये पूरे देश की मसला है और समाज का ये बहुत बड़ा दर्द और विडंबना है कि लोग कहते हैं दुल्हन ही दहेज है, लेकिन समाज में ऐसे ऐसे भेड़िया हैं जो दुल्हन को लाते हैं, खूब खर्चा करके शादी ब्याह करते हैं और इज्जत से लाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हम कहाँ, जिस देश में देवी दुर्गा पूजी जाती हैं, सरस्वती पूजी जाती हैं, गंगा का पूजा होता है, उस देश में एक नारी है जिसका सम्मान, जिससे जो माँ है, बहन है, बेटी है, आप ही के समाज से है चाहे किसी के समाज से किसी की बेटी हो, बहू हो, वो सबके लिए
करने के लिए आगे आती है, लेकिन ये समाज के दरिंदों जो ऐसे बना दिए हैं, इसके लिए बहुत भारत सरकार कानून लाया, प्रदेश का सरकार कानून लाया, लेकिन समाज का भी दायित्व तो बनता है कि इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेके, इस समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मानसिकता ऐसा बदल रहा है, हर रोज़ ऐसी घटना सुनने को आती है, कभी रेप होता है, कभी उस दहेज उत्पीड़न के लिए रोज़ टॉर्चर किया जाता है परिवार को। इस समाज को बदलने के लिए हम लोग जैसे आगे आके समाज में इस जो बनाया गया कानून उसको लोगों के तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव तक एक अभियान चलाएंगे। तो इसमें दलगत की कोई बात नहीं है, इसमें समाज का सोशलिज्म जो है सबको अपना काम करना पड़ेगा। आज रानी के साथ जो हुआ उसको भगवान ने बकस दिया कि वो जिंदा है, जो आप चैनल 1 के माध्यम से आप तक ये बात पूरे देश तक बता रही है कि मेरे साथ क्या घटना हो। ऐसा घटना यूपी बिहार के आए दिन कई गांव में होता है जो मीडिया के माध्यम से नहीं आ पाता है, लोग जान भी नहीं पाता है कि क्या हुआ है, लेकिन आप चैनल 1 के माध्यम से ये दिखाकर लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। इसका धन्यवाद आपके चैनल को है और समाज की छुपे हुए भेड़ियों को ऊपर लाने के लिए, जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, जो माँ और बेटी और बहू में अलग समझ लेते हैं और अपना नहीं मान पाते हैं और पैसे के लिए इतने गिरे हरकत करके छोटे छोटे बच्चे मासूम का भविष्य को दाव पे लगा देते हैं। जैसे हमारे वकील साहब सारे चीज़ बताए हैं कि क्या धारा होता है और संतोष भाई भी बोले हैं, लेकिन समाज के सबका दायित्व बनता है, समाज के सारे लोग इसको एक करके ये सब संदेश गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। मैं हमारे बीच में एक महिला बैठी है, सनी जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये लंदन भी रह चुकी है, सिंगापुर भी रह चुकी है, यूएस में भी रह चुकी है, आपको क्या लगता है सनी जी की हिंदुस्तान की जो तस्वीर है बाहर के मुल्कों में इस तरह के जब स्टोरीज जाते हैं या जब वो सारे, क्योंकि गूगल से सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, आपको क्या लगता है क्या छवि बन रही है हमारी? छवि बन रही है, छवि तो बहुत ही खराब है। इट्स अ बिग सेटबैक एंड अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ शेम ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन वी डिस्कस सच थिंग्स। हमारा कई बार शर्म से सिर झुक जाता है। पहले तो ये इसकी जो जड़ है, ये एक प्रथा है जो कब से चली आ रही है। इसकी जड़ वहाँ से है कि आप एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में जो पैदा होते हैं, वहीं से आप उनमें डिफरेंसेस शुरू कर देते हैं। एक लड़के को क्लियर कट डिफरेंट तरह से देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है, और एक लड़की को और ही नज़र से बड़ा किया जाता है। उसको शुरू से वर्ड्स लाइक लायबिलिटी, दूसरा धन, पराया धन, ऐसे वर्ड जब तक ये बंद नहीं किए जाएंगे और उनको इक्वली उनकी परवरिश नहीं करी जाएगी और लिटरेसी नहीं लाई जाएगी इस देश में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इसका जो बीज है जो हम बोकर बैठे हुए हैं ये प्रथा का, उसको ही उखाड़ना पड़ेगा। अगर हम ब्लेम करे जाएंगे ये सिस्टम गलत है, वो मिनिस्टर ऐसे करे, ये ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग है, पुलिस ने कुछ नहीं करा, मैं इसमें, क्योंकि मैं इंटरनेशनल सिनेरियो से बोल रही हूँ, तो उससे नहीं बात बनेगी। हम सबको एकजुट होकर एक स्त्री और एक मर्द में ये अंतरबाजी बंद करनी पड़ेगी और उनको दोनों को ही हर तरह से इंडिपेंडेंट बनाते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले उनके साथ कब हरेसमेंट हो रही है, कब टॉर्चर हो रहा है। उसका डिफरेंस ही नहीं है। एक लड़की को बताया जाता है तुम्हें हम एक लायबिलिटी रखे बैठे हैं, तुम्हारी शादी करके हम फ्री हो जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, हमारा बोझ पूरा हो जाए। ये बिल्कुल गलत सोच है, एक प्रथा ही गलत है। इसको शुरू से लेकर अभी तक सब इसी तरह चलते आ रहे हैं और नेशन को प्रोग्रेस्ड डेवलप्ड बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम किस वे में प्रोग्रेस्ड हो जाएंगे अगर स्त्रियां बिल्कुल पीछे हैं? वो आपका बेटर हाफ्स हैं, सोलमेट्स हैं, बेस्ट हाफ्स हैं। आप बताइए किस वे में वो बेस्ट हाफ्स हैं जब आप उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? संतोष जी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट सनी, संतोष जी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, जो यूथ है उसमें ये इम्पैक्ट हो रहा है कि वो अब शादी ही नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं लिव इन में हम रहेंगे, क्योंकि इस तरह के जो माहौल वो देखते हैं और इस तरह के जो फिगर्स उनके सामने आते हैं, कहते दहेज के चक्कर में जो मारा जा रहा है, तो उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही वो हेट करते हैं, उनको नफरत हो गई इस चीज़ से। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे, यूथ को क्या समझाएंगे? देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी आपकी बात का खंडन करना चाहूँगा। देखिए, शादी न कर लेना ये इसका उपचार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी मानसिकता क्या कहती है, हम किसको किस ढंग से पेश करते हैं, किस ढंग से उस बात को समझते हैं, या किसी स्त्री को अपने हम लाते हैं, हमारा ये भी दायित्व नहीं है?
हमारा ये भी दायित्व नहीं कहता कि आप उसके ऊपर प्रहार करें, आप उसके साथ जो है गलत काम करें, आप उसका शोषण करें, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी नैतिक बनती है मानव होने के नाते कि वो बहन है, वो चाहे किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो आपकी है, अपनी है। जब तक ये दर्द और बंटवारा और हक अलग अलग आप समझने लगेंगे तब तक न्याय नहीं कर पाएंगे। न्याय जो होता है निर्मम होता है, उसके लिए एक ही परिभाषा होती है कि अपना नहीं, पराया नहीं। अगर बहन है गलत कर रही है तो मेरे लिए उसके लिए भी सजा का यही प्राविधान है। अगर किसी की लड़की है, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, उसके साथ अन्याय हो रहा तो मेरे लिए भी वही नियम और आदेश लागू होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक दुनिया जानती है कि इस सृष्टि की रचना जो है महिलाओं से हुई है, ये भगवान शिव भी मानते हैं, ईश्वर स्वयं माना है कि इस सृष्टि की जो रचना की गई है उसमें महिला का ही रोल है। जब महिला ही नहीं रहेंगी तो देश का विकास कैसे होगा, समाज कैसे चलेगा और लोगों को उत्थान कैसे मिलेगा। अब महिलाओं को आए दिन देखता हूं मैं मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूं, एक नेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि बहुत ही है, जो अभी हमारी बहन कह रही थी कि बहुत ही है श्रेणी से देखते हैं, है दृष्टि से देखते हैं। और जब हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं वहीं से बंटवारा शुरू कर देते हैं। अगर ये लड़की है तो इसकी बधाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर लड़का हो गया तो बैंड बाजे के साथ उसकी बड़ी स्वागत होती है, बधाइयां दी जाती हैं, किन्नर आते हैं, उनकी सारी जो है सेवाएं की जाती हैं। लेकिन मैं इसके विपरीत हूँ। मेरा सोचना जी सॉरी टू कट। अभिषेक जी आप बताइए कि लैकुना कहाँ पे है? क्या किसी लीगल इन्फोर्समेंट में कोई कमी है? ये इस तरह की चीजें हो रही है एक्टिविटी, लेकिन जो मैंने जो जनरल रिएक्शन देखा लोगों के अंदर में, वो कहते हैं हाँ ऐसा होता है, और इतना ही कह के वो चुप हो जाते हैं, उसका फर्दर एक्शन की बात नहीं करते हैं वो लोग। देखिए खान जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें रानी आ गई ना। हाँ, लेटना जो है वो हमारी सिस्टम में है। आईपीसी की धारा जब बनाई गई तो उसमें डॉरी डिमांड को लेके 498A का प्रावधान रखा गया और उसमें लिप्त लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया और उन्हें नॉन बेलेबल सेक्शन भी रखा गया जो उन्हें बेल नहीं मिलेगी विदाउट अरेस्ट। और मैंने पहले भी रिपीट करी थी, जब 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा जी भी एक्ट लाया गया। मगर अब ये है जो लोग डर नहीं रहे, लोग ऑफेंस पे ऑफेंस किए जा रहे हैं और इसकी रेशियो बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी पुलिस सिस्टम को मैं दोष दूंगा, क्योंकि वो पुलिस सिस्टम जो है उस पे वो शक्ति से काम नहीं कर रही है जो शक्ति आईपीसी में दी गई है। अभिषेक जी फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्टूडियो में आ चुकी हैं रानी, वो खुद मौजूद है और वो आपसे कुछ कहना चाहती है। रानी, वकील साहब हैं, इनसे बोलो क्या दिक्कत हुई तुम्हें, बोलो सर। मुझे जोर से। ये दिक्कत हुई, मेरे हस्बैंड एक गुंडा टाइप के थे, मारते थे, पीटते थे दहेज के लिए। मेरे माँ बाप गरीब थे, वो दे नहीं पाते थे, बार बार कहते थे जाओ लेके आओ घर से। मैं विकलांग थी, वो बस इसी तरह के हालात मेरे साथ करते थे। उनका बहनोई था जो पैसा धंधा करवाता था, और ना करने की वजह से घर में मारदंगे मचाते थे। मेरे मना करने से मैं कानून का सहारा लेना चाहिए तो वो मेरी गणासा लेके मुझ पे वार करने लगे। अभिषेक जी आप देख रहे हैं ये मतलब क्या क्या मतलब कितना विभत्स है ये। एक तो ये डिसेबल्ड है और डिसेबल्ड होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें हुई, कंपैशन खत्म हो गया बिल्कुल। नहीं देखिए ऐसा है, इसमें जिस तरीके से रानी जी ने बता रही है उसमें सबसे पहले तो पुलिस को FIR 307 में होनी चाहिए, 498, 406। और जो ये कह रही है इसके आगे भी कुछ ये कह रही थी, उसमें इनके जो बहनोई है वो दुराचार के भी काम करवाता था, तो उसमें 511 की भी सेक्शन लगती है, प्रस्तुत की भी 611 की भी सेक्शन लगती है उसमें। तो हम ये बता दें इतने सारे सेक्शनों में पुलिस को FIR लिख के
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है ये रानी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये अपने हस्बैंड से भरण पोषण का खर्चा ले सकती है। ये दिल्ली में एट ए प्रेजेंट रह रही हैं तो ये दिल्ली में भी केस कर सकती हैं, जिससे हस्बैंड जो है इनका भरण पोषण करेगा। मैंने ऐसे सुना है इनका बच्चा भी है, बच्चे का भी खर्चा देने का उसको खर्चा उसे देना पड़ेगा और कोर्ट इसे दिलाएगी। और इसमें जो FIR रजिस्टर्ड अगर पता नहीं मुझे जो हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर FIR रजिस्टर्ड होगी तो इसमें 307 लगनी चाहिए, 498 लगनी चाहिए, 406 लगनी चाहिए। इन धाराओं के तहत इन लोगों के जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो अरेस्ट भी होने चाहिए। ऐसे लोगों को अरेस्ट करनी चाहिए पुलिस को और इस पर कानूनी कार्रवाई करनी। जायसवाल जी, आपको सुन के ये हैरत होगा कि मैं जो कमिश्नर पुलिस है बस्सी साहब से मिलने गया था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पे ये मुझे दिखी रानी और वहाँ के पुलिस वाले इनको एंटर करने नहीं दे रहे थे। तो हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आप इस इशू को लेकर के दिल्ली के CM से मिलेंगे, इसके लिए कुछ मदद मांगेंगे आप? नहीं, अभी तो मैं तुरंत इसको लिखूंगा भी और जाके मिलूंगा। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और ख़ास करके गरीबों के साथ ऐसा होता है तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं। हीण दृष्टि से लोग देखते हैं कि इनको कैसे मदद करने के बजाय पीछे हट जाते हैं। जैसे वकील साहब सारे धारा गिराए हैं, हमको अच्छा लगेगा कि वकील साहब इनकी केस को लड़ें और देखें और हम लोग जितना सहयोग होगा करेंगे। सामाजिक दायित्व हम लोग की बनती है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। रानी के साथ जो हुआ वो दूसरी ज़िंदगी लेके आई है, उसके साथ उसका बहनोई वगैरह जो किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे लोग को लिखेंगे, उनके साथ जाके मिलेंगे, खुद लेके आगे जाके हम मिलाएंगे। राष्ट्रपति तक बात जाएगी तो हम करेंगे कि इसके साथ न्याय हो। न्याय संगत के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम समाज का सेवा करने के लिए अग्रसर इसलिए हैं कि समाज में ऐसे व्यवस्था जो बना दिया है उस व्यवस्था को हम लोग बदलाव पे लाएं। ये समाज की क्रूरता है कि जो ऐसे नारियों के साथ हमेशा सम्मान की बात होती है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात और राष्ट्र की हित की बात किया जाता है, लेकिन राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में ये नहीं सोचा जाता है कि जिस नारी का हम सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ दहेज का दबाव देकर इस कई भेड़िया उनको सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो जीता जागता प्रमाण रानी के साथ है। और प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए कि ये आवाज़, इनकी आवाज़ को हम लोग अपना आवाज़ बना के मदद करना चाहिए सब गरीबों का। लेकिन कोई ऊंचे पद पे बैठ के गरीबों का मदद करने नहीं निकलता, उसको धीण दृष्टि से देखता है। उस विडंबना को ख़त्म करने का हम लोग का कोशिश रहेगा। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो बताया गया, दिखाया गया, उससे जागरूकता समाज में आएगी और हम लोग हमेशा अग्रसर होकर कदम से कदम मिला के चलेंगे। सनी जी, वन वर्ड फ्रॉम यू। आपको बाहर जाना था, यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, आपने उस फ्लाइट को कैंसिल किया और आपने कहा इस मुद्दे को मैं पहले एड्रेस करूंगी। आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट योर इमोशंस। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इस बात को आगे तक ले जाएंगे? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही एक क्रिटिकल इशू है। इसको हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी एक ऑलरेडी बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट हो चुकी है, जो आप सब मेरे से अच्छा जानते होंगे जो इस देश में रहते हैं पूरा टाइम। इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो इंटरनेशनली डिस्कस करा जा रहा है वो ये है कि कोई इस समय एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ ही नहीं देना चाहता। तो आप वो रेशो देख लीजिए, पंजाब में देखिए, अदर स्टेट्स में देखिए, बहुत बड़ा रेशो इफेक्ट हो चुका है, बॉय इज टू गर्ल रेशो। तो ये एक बड़ा मुद्दा ऑलरेडी खड़ा हो चुका है जो इस प्रथा से आगे गया है, इस प्रथा की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो फ्यूचर में आई डोंट थिंक एनी बॉयज़ विल हैव एनी गर्ल्स टू मैरी। तो आप लोग अपने लड़कों को लड़कों से शादी करवाने वाले हैं या किससे करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैं पूरी सोसाइटी के आगे खड़ा करती हूँ। जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो आपकी सोसाइटी आगे बढ़ेगी कैसे? जी अभी ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए। इसी से उत्पन्न हुआ है दहेज से। थैंक यू टू द डाउरी सिस्टम। एक बहुत बड़ा सवाल सनी जी छोड़ के जा रही हैं कि जब लड़कियां नहीं रहेंगी तो क्या लड़के लड़के आपस में एसोसिएशन करेंगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। अब इरफान शेख को दीजिए इजाजत,
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।